હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 7માં હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 2 નો ચોથો પાઠ છે, દેશ કે નામ સંદેશ. પત્ર પ્રકાર છે પાઠનો, એ આજે આપણે જોવાનો છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને બીજા વિદ્યાર્થીને જરૂર હોય તો એને પણ આપણો વિડીયો ખાસ કરીને તમે શેર પણ કરી શકો છો, જેથી કરીને આપણે ગામડામાં રહેતા જે છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ છે ત્યાં સુધી આપણો વિડીયો પહોંચે અને એ પણ આ વિડીયો દ્વારા એમને ભણવાનું આગળ વધારી શકે. ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. દેશ કે નામ સંદેશ પત્ર છે. ચાલો સૌથી પહેલા આવે છે વિકલ્પો. એમાં પહેલું છે પહેલો વિકલ્પ, यह पत्र किसको लिखा गया है? तो जवाब આવશે સી, હર્ષ को. પછી આગળ બીજું છે, रमजान के दिनों में कहाँ सार्वजनिक रूप से कुछ खा नहीं सकते हैं? जवाब આવશે सी, दुबई में. પછી ત્રીજું, यह पत्र किसने लिखा है? तो जवाब આવશે ए, किरण ने. પછી ચોથું, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कहाँ है? तो जवाब આવશે डी, सिंगापुर. પછી પાંચમું, कहाँ हम 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते? तो जवाब આવશે सी, वॉशिंगटन में. પછી આગળ આવે છે બીજું, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એમાં પેલું, किरण ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा. तो जवाब આવશે किरण. પછી બીજું છે, सिंगापुर में आप सड़कों पर सिगरेट का टुकड़ा नहीं फेंक सकते और स्टोर में खाते भी नहीं है. तो जवाब આવશે सिंगापुर. પછી ત્રીજું, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है. तो जवाब આવશે समस्या. પછી ચોથું, भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा इधर उधर फेंकते हैं. तो जवाब આવશે सिगरेट. પછી પાંચમું, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो जवाब આવશે देश. પછી छठુं, हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं. तो जवाब આવશે सरकार. પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? તો કે માતૃછાયા ઊંચી છે, શેરી, ગાંવ મેસપુરા, તહસીલ એટલે કે તાલુકો ભાંભર અને જિલ્લો બનાસકાંઠા. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, पत्र में क्या वर्णन किया है? तो कि पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति शिकायती रवैये का वर्णन किया है. પછી ત્રીજું, डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में क्या पूछा है? तो कि डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में पूछा है कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी. પછી ચોથું છે, लोगों को नगर पालिका से क्या शिकायत रहती है? तो कि लोगों को नगर पालिका से यह शिकायत रहती है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती और सफाई नहीं करती. પછી પાંચમું, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कहाँ है? तो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर में है. પછી छठू, आचल रोड पर शाम के समय कार चलाने के लिए कितना टैक्स भुगतान करना पड़ता है? तो कि आचल रोड पर शाम के समय कार चलाने के लिए तकरीबन 60 रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. પછી सातमू, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो कि पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है. પછી આઠમું, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो कि हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन मतलब ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं के साथ हम सबकी है. પછી આગળ આવે છે ચોથો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે, वॉशिंगटन में आप क्या नहीं कर सकते हैं? तो कि वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं कर सकते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, फलाना मेरा बाप है. પછી બીજું છે, सड़कों पर गंदगी के बारे में मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त तिनाईकर का क्या कहना है? तो कि सड़कों पर गंदगी के बारे में तिनाईकर जी का कहना है कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष पड़ते हैं. પછી ત્રીજું છે, शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम का क्या कहना है? तो कि शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम का कहना है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां वहीं उलट आते हैं. हम सोचते हैं कि हमारा काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत तक
नहीं उठाएंगे। પછી ચોથું, राष्ट्रपति ने संदेश के अंत में हमसे क्या पूछा है? तो कि राष्ट्रपति ने संदेश के अंत में पूछा है कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? ये व्यवस्था है किसकी? क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? પછી પાંચમું, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो कि दूसरे देशों में जाकर हम वहाँ की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, जबकि अपनी व्यवस्था को अनदेखा करते हैं। वहाँ के नियमों का पालन करते हैं, कूड़ा कचरा सिगरेट एवं कागज के टुकड़े जहाँ तहाँ नहीं फेंकते और अपने देश में कागज के पुर्जे उछालते हैं। પછી छठू છે, दूसरे देशों में लोगों स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तो कि दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को अधिक महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं है, कचरा नहीं फेंकते, यदि पालतू जानवर गंदगी कर दे तो स्वयं उसे साफ करते हैं, स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। પછી સાતમું છે, हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो कि हमारे देश की व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, न कि दूसरों पर डालनी चाहिए। देश की अव्यवस्था से दूर न भागे, बल्कि उसे सुधारने में सरकार को मदद करे। પછી આઠમું છે, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो कि क्योंकि हम अपने देश की शासन व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते और हमारे देश में कायदे कानून के पालन के लिए शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। પછી નવમું છે, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो कि हमारे देश के विकास में भ्रष्टाचार, कानून को चुस्ती से पालन नहीं करना, अव्यवस्था के लिए सरकार को दोष देना, राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता वगैरह समस्याएं बाधक है। પછી આગળ આવે છે 10મો પ્રશ્ન, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो कि सबसे पहले हमें यहाँ के कायदे कानून को पालन करें, देश की व्यवस्था को बनाए रखे, सरकार एवं प्रशासन को उनके कामों में सहयोग दे, देश की व्यवस्था को ऐसा बनाए जिस पर सभी को गर्व हो। પછી 11મું છે, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? तो कि डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदार नागरिक जैसी है। हम सिर्फ अपनी व्यवस्था को कोसना जानते हैं, हमें कानून से शिकायत है, हमें अपनी नगरपालिका, अपना टेलीफोन विभाग, रेलवे तंत्र और विमान सेवा में सिर्फ लापरवाही नजर आती है। हम केवल दोष ही देखते हैं, इन दोषों को दूर करने में सरकार का सहयोग नहीं करते। પછી આગળ આવે છે 12મું, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के इस पत्र से हमें सीख मिलती है कि हम सरकार चुनकर निश्चित न हो जाए, कि हमारी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार उठाएगी। यह तो हम कभी न सोचे, हमारी सरकार खुद चुनते हैं और यह हमारा फर्ज है कि हम हमारे देश का अनुशासन बनाए रखने में सरकार की मदद करें। પછી આગળ આવે છે સમાનાર્થી શબ્દ। ચાલો, મંઝિલ તો લક્ષ્ય, રવૈયા એટલે કે પરિપાટી, વલણ આપણે એમ કહીએ આનું વલણ તો આવું છે, પરિપાટી કહેવાય એને। પછી રસ્ક એટલે કે ઈર્ષા, મિસાલ એટલે કે ઉદાહરણ, અંશ તો હિસ્સા, ભાગ, હિમાકત એટલે કે મૂર્ખતા। પછી આગળ આવે છે વિલંબ શબ્દ લખીએ, વિલંબ શબ્દ એટલે કે વિરોધી શબ્દ। દેશ તો વિદેશ, સાર્વજનિકનું વિરોધી નિજી, સાર્વજનિક એટલે બધાનું, નિજી એટલે પોતાનું। ધરતીનું આકાશ, નિર્ધારિત તો આધારિત, યોગ્યતા તો અયોગ્યતા, પ્રશંસાનું નિંદા, વ્યવસ્થાનું અવ્યવસ્થા, સકારાત્મકનું નકારાત્મક, શરૂઆતનું અંત। ચાલો પછી આગળ આવે છે 7મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત વાક્યો કે કાલ પહેચાનીએ। કાલ એટલે કે સમય, તમારે કઈ વર્તમાન કાળ છે, ભૂતકાળ છે અને ભવિષ્યકાળ। વર્તમાન કાળ એટલે હાલમાં થતું હોય, ભૂતકાળ એટલે કે જે થઈ ગયું હોય અને ભવિષ્યકાળ એટલે કે જે થવાનું હોય। તો કે મેં ક્રિકેટ ખેલતા હું તો આવશે વર્તમાન કાળ। પછી બીજું છે મેં કલ અંબાજી ગયા था તો આવશે ભૂતકાળ। પછી ત્રીજું છે કોઈ ગાના गा रहा है તો આવશે વર્તમાન કાળ। પછી ચોથું છે आज ठंड ज्यादा होगी तो भविष्यकाળ। પછી પાંचમું कल हम स्कूल के प्रवास जा रहे हैं तो भविष्यकाળ। પછી छठું છે परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई तो આવશે ભૂતકાળ। ચાલો પછી આગળ આવે છે કાલ પરિવર્તન કીજીએ। મેં बाजार ગયા એનું ભવિષ્યકાળમાં કરો તો કે मैं बाजार जाऊंगा। પછી બીજું છે મંદિર में पूजा होगी નું ભૂતકાળ તો કે मंदिर में पूजा हुई। પછી ત્રીજું છે शिमला में हिमवर्षा हुई भविष्यकाળ કરો તો કે शिमला में हिमवर्षा होगी। પછી ચોથું છે मैंने पढ़ाई की નું વર્તમાન કાળ તો કે मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। પછી નવમું છે शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। मैं सफाई
खुदाई है, तो આનું સરખી રીતના વાક્ય બનાવો તો કે સફાઈ મેં ખુદાઈ હે। પછી બીજું છે મેરા મહાન ભારત, તો એવું ન આવે તો શું આવશે? મેરા ભારત મહાન। પછી ત્રીજું છે લેના ઓર દહેજ પાપ દેના હે, તો આનું હરખું કરો તો કે દહેજ લેના ઓર દેના પાપ હે। પછી ચોથું आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। ચાલો પછી આ આપણા વાક્ય થઈ ગયા। પછી આવે છે આગળ લેખન કાર્ય। लेखन कार्य में है दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। दहेज એટલે કે આપણે જે લગ્નમાં દીકરીને જે દેતા હોય છે એને કહેવાય દહેજ કહેવાય છે, બરાબર। ચાલો તો કે એક दूषण છે, તો આપણી રીતના જવાબ લખવાનો છે તો કે દહેજ प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है, यह एक सामाजिक कलंक છે, એટલે દરેક જગ્યાએ આ જોવા મળે છે। कई बार दहेज दुल्हन के परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण कई बार लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है। यदि वधु दहेज न लाए तो उसे ताने दिए जाते हैं, अपमानित किया जाता है, कई बार उसे मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी दिए जाते हैं। इस कुप्रथा के कारण कितने ही लड़की वाले बेघर और बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रथा के कारण समाज में बाल विवाह, अनमेल विवाह तथा विवाह विच्छेद जैसी विच्छेद એટલે કે छूटाछेड़ा प्रथाएं अस्तित्व में आ गई। इसके कारण कितनी समस्याएं बढ़ रही है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। चलो પછી આગળ આવે છે બીજું છે हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। ચાલો આપણા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે, તો સૌથી પહેલા એડ્રેસ લખો 102 उत्तम फ्लैट गांधी मार्ग औरंगाबाद 431001। चलो प्रिय मित्र अनिल, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, वहाँ सभी कुशल है, यह जानकर खुशी हुई। मैंने यह पत्र तुम्हारे साथ आदर्श नागरिक के बारे में चर्चा करने के लिए लिखा है। आदर्श नागरिक को देश के नियमों का पालन करना चाहिए, स्थानीय कार्यालयों को उनके काम में मदद करनी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, विपत्ति के समय लोगों की मदद करनी चाहिए, देश में शांति बनाए रखनी चाहिए। यदि हम इस तरह का आचरण करें तो हम एक आदर्श नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। आशा करता हूँ तुम भी बातों से सहमत होंगे। अपने विचार मुझे पत्र के माध्यम से अवश्य बताना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार, तुम्हारा मित्र सुनील। चलो પછી આગળ આવે છે ત્રીજો નંબરનો પત્ર। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। चलो तो एड्रेस लखो 206 सौरभ एवेन्यू ईशनपुर अहमदाबाद, पिन कोड। प्रिय मित्र अशोक, सप्रेम नमस्कार, यहाँ सभी कुशल है, तुम्हारे वहाँ भी सभी सकुशल होंगे, ऐसी शुभकामनाएं। मैं यह पत्र तुम्हें जीवन में सफाई का महत्व समझाने के लिए लिख रहा हूँ। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जिसे हर किसी को स्वस्थ जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल हमारे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति की है। हम सभी को स्वस्थ जीवन के लिए इस अभियान कार्यक्रम का साथ देना चाहिए। पूरे भारत में स्वच्छ भारत को बनाने के पीछे हर विद्यालय, कॉलेज, परिवार, समाज, समुदाय, कार्यालय, संगठन और देश स्तर पर सफाई शुरू की जानी चाहिए। हमें अपने आप को, घर, आसपास के क्षेत्रों, समाज, समुदाय, शहर, उद्यान और पर्यावरण को दैनिक साफ करने की जरूरत है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभुता है। हम बदलेंगे तो घर और समाज बदलेगा। आशा है कि तुम्हारी मेरी बात आसानी से समझ आई होगी। अब से तुम भी अपने जीवन में इस अभियान को लागू कर दो ताकि तुमको देखकर बाकी लोग भी तुमसे कुछ सीखे। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार, तुम्हारा मित्र कृणाल। પછી આગળ આવે છે ચોથા નંબરનું આદર્શ નાગરિક વિષય પર નિબંધ લીખીએ। ચલો આદર્શ નાગરિક એટલે કે સારામાં સારો નાગરિક કોને કહેવાય એના ઉપર તમારે નિબંધ લખવાનો છે। तो कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसके नागरिक आदर्शवादी होंगे। अच्छे नागरिक ही समाज का निर्माण कर सकते हैं और अच्छे समाज से ही अच्छा राष्ट्र बनता है।
बच्चों में इस तरह के संस्कार दिए जाए क्योंकि बड़े होकर एक आदर्श नागरिक बने और अपने कंधों पर अपने देश की जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके, क्योंकि जब तक व्यक्तियों में आदर्श गुण नहीं होंगे तो किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होंगे वह वैसा ही कार्य करता है। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार भरने चाहिए ताकि जब बड़े हो तो एक आदर्श नागरिक बन सके। बच्चों को पढ़ाई के ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। उन्हें महापुरुषों और महात्माओं के महान कार्यों को भी बताते रहना चाहिए। एक आदर्श व्यक्ति का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वह दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसकी दृष्टि में राष्ट्र सर्वोपरि होता है। एक आदर्श व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। उसका हर कार्य धर्म के अनुसार होता है। उसका व्यवहार सदैव अच्छा होता है। वह बड़ों का सम्मान करता है तथा उसके हृदय में देश प्रेम होता है। आज देश को अच्छे आदर्श नागरिकों की जरूरत है। आज हर जगह भ्रष्टाचार फैल रहा है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो। हर व्यक्ति अपने स्तर से गिर रहा है। राष्ट्र के विकास के लिए आदर्श नागरिकों होना बहुत ही आवश्यक है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से होती है। चलो तो हम सब मिलकर आदर्श नागरिक बनने का निश्चय करें और अपने देश के विकास में अपना योगदान दें। તો આ થઈ ગયો તમારો આદર્શ નાગરિકનો નિબંધ। ચાલો તો અહીંયા પાઠ પર તમારો થાય છે પૂરો। વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને બીજા વિદ્યાર્થી સુધી પણ આપણો વિડીયો શેર કરજો। ચાલો તો વળી પાછા મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।